गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे अध्याय चल रहा है गलता लोप, जिसको हम कल प्रारंभ कर चुके हैं। उसके आगे देखिए पेज नंबर 57, पहला पैराग्राफ। मोहन उनका आशय नहीं समझता हो, ऐसी बात नहीं है। कौन सी बात? कि भाई उनको रुद्र पाठ करवाने जाना था। वो चाहते थे कि भाई वो तो बुजुर्ग थे बंसीधर, वो चाहते थे कि मोहन उनको हाँ कर दे और मोहन उनके साथ चलने को जाने को तैयार हो जाए। लेकिन मोहन उनकी बात नहीं समझता था, ऐसी बात नहीं है। वो समझ गया कि पिता जोर से बोलकर क्यों कह रहे हैं, वो मेरे को साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। लेकिन पिता की तरह अनुष्ठान धार्मिक कार्य करने का उसे न तो अभ्यास है न वैसी उसकी गति है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा कि मैं चल चलूँगा, आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ, मैं पाठ कर लूँगा, आप बैठे रहना, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बातें कह दी गई वैसे ही अनुत्तरित रह गई। जैसे बंसीधर जी ने हवा में बातें कही वैसे अनुत्तरित रह गई, उनका कोई उत्तर नहीं मिला। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था। उस काम में, रुद्री पाठ में, धार्मिक अनुष्ठान के कार्य में तो वह पिता का भार हल्का नहीं कर सका। लेकिन पिता क्या, खेतों का जो भार है पिता का वो हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला। लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। जो फसल काटने का या झाड़ियाँ झंकार काटने का जो हाशिया होता है उसके ऊपर अंगुली फेर कर देखी तो उसको लगा कि उसकी जो धार है वो कुंद हो चुकी है। यानी वो जो हाशिया था वो उतना पैना नहीं था, धार नहीं थी उसमें। यानी वो जिस काम के लिए खेत पर जा रहा था वो काम कुंद धार वाले हंसुए से नहीं कर सकता था। भाई पहना तो होना ही चाहिए। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ, धनराम बाएं हाथ से धोखनी फूंक रहा था, मतलब हवा भर रहा था ताकि कोयले सुलग सकें। और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। वो तो अपना काम कर रहा था धनराम, और मोहन सामने एक कनस्तर पर, एक टीन पर, एक पीपे पर बैठकर ऐसे उसको देख रहा था पार की नजरों से, जैसे वो जानता हो उस काम को। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, अब दोनों मित्र हैं, साथ पढ़े हैं। देखो बच्चों, अब ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाएगी पीछे की तरफ। आप दोनों बातें कर रहे हैं, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे कि भाई अब तो उनकी मृत्यु हो गई होगी। मोहन ने पूछा। ये दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई मास्टर जी का नाम सुनते ही। ध्यान रखना बच्चों, मास्टर जी का नाम क्या है? त्रिलोक सिंह। सीधी सीधी बात है, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, उसमें पात्रों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं इसका मुख्य पात्र कौन है? मोहन। मोहन का मित्र कौन है? कौन है मोहन का मित्र? धनराम। मोहन के पिता का नाम बंसीधर, मास्टर जी का नाम मास्टर त्रिलोक सिंह। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई मास्टर जी का नाम सुनते ही। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे यार, मास्टर साहब क्या आदमी थे। अभी पिछले साल ही गुजरे, पिछले साल ही मृत्यु हुई है उनकी। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। अरे उनके पास पढ़ते थे जब तो डर लगता ही था, पढ़ाई छोड़ने के बाद भी उनके डंडे से, उनकी छड़ी से डर लगता था। दोनों हो कर हंस दी। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट आए। मास्टर जी के बारे में वर्णन है बच्चों। गोपाल सिंह की दुकान से, स्कूल के सामने गोपाल सिंह की दुकान थी। तो मास्टर त्रिलोक सिंह जब स्कूल जाते तो स्कूल पहुंचने से पहले गोपाल सिंह की दुकान पर जाते और हुक्के का आखिरी कस खींचकर, गोपाल सिंह की दुकान से हुक्का होता है ना पीने का, उसका आखिरी घूंट खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। उस दुकान से उठकर कहाँ आते हैं? स्कूल की बाउंड्री में प्रवेश करते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह। थोड़ी देर पहले धमा चौकड़ी मचाते, धमा चौकड़ी मस्ती करते, शैतानी करते, उद्यम करते, उछल कूद करते, उठा पटक करते और बांस के पेड़ों की टहनियों पर झूलते, बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया।
बच्चे ऐसे हो जाते मास्टर जी के स्कूल में आते ही जैसे बच्चों को सांप सूंघ गए हो, बिल्कुल शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। और मास्टर जी के आने से पहले खूब शोरगुल, खूब धमा चौकड़ी मचा रखी थी बच्चों ने। कड़े शोर में वह पूछते हैं मास्टर जी स्कूल में आते ही, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? देखो बच्चों, पहले का समय स्कूल में मास्टर जी के आने से पहले बच्चे प्रार्थना तक कर लेते थे। मास्टर जी आते पूछते हैं कि प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? जबकि मास्टर जी को मालूम था कि भी प्रार्थना नहीं हुई, क्योंकि मास्टर जी हुक्का कहाँ पी रहे थे? स्कूल के सामने किसकी दुकान पर? क्यों बैठे हो तुम यहाँ? फिर बोलते क्यों नहीं हो? गोपाल सिंह की दुकान पर। तो स्कूल के सामने थी वो दुकान, तो प्रार्थना करते बच्चे एक साथ बोलते तो आवाज़ जाती या नहीं? लेकिन आवाज़ गई नहीं, उनको मालूम था नहीं हुई प्रार्थना, फिर भी पूछते हैं कि प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता ही। जब संवेद एक साथ जब बच्चे बोलते प्रार्थना की लाइनें, तो वो आवाज़ गोपाल सिंह की दुकान तक पहुँचती। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़। मौन नहीं आया आज? कि मौन नहीं आया क्या? चहेता शिष्य था मौन उनका, मौन उनका चहेता शिष्य था, प्रिय शिष्य था। पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का बालक, ब्राह्मण खानदान का, पुरोहित खानदान का, और होशियार कुशाग्र बुद्धि का। पढ़ने में ही नहीं कुशाग्र, गायन में भी बेजोड़, गाता भी बहुत बढ़िया था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा। स्कूलों का में कक्षा का मॉनिटर बनते हैं, लेकिन उसने पूरी स्कूल का मॉनिटर बना रखा था उस बच्चे को। कक्षाओं के मॉनिटर तो अलग थे। वही सुबह सुबह प्रार्थना करवाता था। कौन सी प्रार्थना? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करवाता था। वो एक लाइन वो बोलता, आगे की लाइन एक लाइन फिर और बच्चे बोलते। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। मोहन से कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर, भाई चैप्टर पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछते किसी बच्चे को यदि प्रश्न नहीं आता, कोई सवाल नहीं आता, तो वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। क्या अनुमान? कि और बच्चे जिसका उत्तर नहीं दे पाएंगे उसका उत्तर कौन देगा? मोहन ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते कि तू दे इसको सजा, तू इसको पनिशमेंट दे। डंडे वंडे भी मार लेता था। आज तो मास्टर ही डंडे नहीं मार सकता बच्चों को। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था। कई बार वो भी मोहन से सजा पाया है, दंडित हुआ है। जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए, बैंत डंडे या कान खिंचवाई। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी, मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या थी धनराम के मन में, थोड़ी बहुत, लेकिन वो कोई गलत ईर्ष्या नहीं थी। यही ईर्ष्या होगी कि यार ये पढ़ने में कितना इंटेलिजेंट है, गुरुजी भी इसकी बात सुनते हैं, कि मानते हैं, कि इतनी ईर्ष्या थी। धनराम प्रारंभ से उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। फिर भी धनराम मोहन के प्रति आदर और स्नेह का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। बचपन में ही जातिगत हीनता की भावना बैठा दी गई थी कि नीची जाति वालों के मन में ये बात थी कि भाई ऊंची जाति वाले लोगों का सम्मान करना ही है, चाहे वो कुछ भी करें। नीची जाति वाले लोगों के मन में ये धारणा बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले लोगों का सम्मान करना ही है, चाहे वो तुम्हारे साथ गलत करें या सही करें। जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था कि सवाल न आने पर मारना, पीटना, कान पकड़ना, खींचना, ये मोहन का अधिकार। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना, बीच बीच में क्लास में बच्चों को मास्टर त्रिलोक सिंह जी यह कहते थे, क्या कहते कि
मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर, मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, स्कूल का नाम ऊंचा करेगा। लोग यही कहेंगे कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ता था? उस गांव में पढ़ता था। कौन सा मास्टर पढ़ाता था? त्रिलोक सिंह पढ़ाता था। स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। मास्टर जी हमेशा यही कहते थे। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता। धनराम के बारे में सोचना ही नहीं था, नीची जाति का था कि उसको तो वो अपना खानदानी काम करना था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया। ज्यादा नहीं पढ़ा वो, कौन सी क्लास तक? तीसरी क्लास तक की स्कूल गया, वो स्कूल का मुंह देख पाया। और किसान परिवारों के बच्चों की तरह, मजदूरों के बच्चों की तरह त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। इस पर धनराम पर एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ, एक दिन अचानक मास्टर ने पूछ लिया, तेरा का पहाड़ा सुना दो। मास्टर जी ने किससे पूछा? धनराम से। क्या पूछा? तेरा का पहाड़ा सुना। एक तो तुमको क्लास में बैठना है, ध्यान मेरी तरफ दो और मैं प्रश्न करूं, उनका आंसर दो, नहीं चले जाओ यहाँ से खड़े होकर। धनुआ तेरह का पहाड़ा सुना दो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया, लेकिन अब कोई बात, मास्टर जी ने कितने का पूछ लिया जो उसको नहीं आता था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया, आफत हो गया। पहाड़ा सुनाता है, कोशिश करता है मास्टर जी कहें तो क्या करे। 13 एकम 13, 13 दूना 24, कितने होते हैं? 26। अब क्या करें? तो धनराम के बेचारे को 12 तक ही याद थे, 13 का याद ही नहीं था। और मास्टर जी ने कितने का पूछ लिया? 13 का, जो उसको याद नहीं था। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई। संटी पतली डंडी की लकड़ी, हरी लकड़ी, उसकी पिंडली, ये होती है पिंडली, घुटने के नीचे पीछे की तरफ एक पतली लकड़ी से उसके मारी, वह टूट गई। उससे में उन्होंने आदेश दिया, डंडा टूट गया है ना, पतला लकड़ी का हरा, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, अभी एक मजबूत तोड़ कर लाना, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता। मतलब उसी को कहते हैं, जिसकी पिटाई होनी है उसी को कहते हैं कि जा नाले में से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, लकड़ी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। क्या जमाना था ये भी कि अध्यापक को इतना अधिकार होता था। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, ये नियम बना रखा था त्रिलोक सिंह ने क्या, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। जिसको पिटाई जिसकी होनी थी वही अपने लिए डंडा, लकड़ी, संटी लेकर आता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। और डंडा लाने वाला अपने से ज़्यादा किसकी संतुष्टि का ध्यान रखता? मास्टर जी की संतुष्टि का, क्योंकि मास्टर जी और मारते। यदि कोई हल्का सा लकड़ी लिया है, छोटी पतली लकड़ी लिया है, मास्टर जी और मारते कि ये क्यों लेकर आया है छोटी। तो क्या नियम बना रखा था? जिस बच्चे की पिटाई होनी है वो बच्चा खुद ही अपने लिए लकड़ी लेकर आएगा। और लकड़ी लाने वाला बच्चा मास्टर जी को खुश करने के लिए मोटी लकड़ी लाता था। क्यों? मास्टर जी उसको और मारते कि ये छोटी क्यों लाया, ये सोचकर लाता था कि उसकी पिटाई नहीं होगी, किसी दूसरे की पिटाई होगी। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, कल फिर इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।